स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है जो हम कर रहे थे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस इन कंपैरेटिव वर्ल्ड। इसकी जो लास्ट यूनिट रह रही है हमारी यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह रहे हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। और जैसा आपको पता है, इस वीडियो को जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी सब्जेक्ट कराए हुए हैं उन सभी की जो पीडीएफ है वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च ज्वाइन करें, सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड करें। उसके बाद बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या है, यानी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या है, महिला प्रतिनिधित्व यानी कि वुमेन रिप्रेजेंटेटिव की चर्चा कीजिए। अब ठीक है, तो बात करते हैं। बड़े लोकतंत्र में यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि लोग सीधे शासन करें। अब हमें पता है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल रूप से सच है कि लोग यहाँ पे सीधे शासन कर सकते हैं अपने आप से? ये सच नहीं है, ठीक है। क्योंकि देश की पॉपुलेशन देखो 140 करोड़ है, और 140 करोड़ लोगों को हम किस तरह से एक साथ में बिठा के कानून की जो निर्माण की प्रक्रिया होती है उसमें हिस्सेदारी दे सकते हैं। तो लोकतंत्र में का मतलब क्या होता है, भागीदारी। ठीक है, तो इस भागीदारी के सार को, इस कंक्लूजन को बनाए रखने के लिए लोगों के प्रतिनिधियों को चुना जाता है, यानी कि उसके रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, लोगों के। तो ये जो प्रतिनिधि होते हैं लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जैसे आपको पता है, आप अपने एरिया से किसी एक बंदे को, अपने इलाके में एक एमपी को, एक एमएलए को चुन के आगे संसद में भेजते हो, या फिर विधायक जो विधानसभा होती है वहां पे भेजती हो। तो उस क्षेत्र के लिए जितने भी कानून बनाने की प्रक्रिया होगी, वहां की समस्याओं को दूर करने का काम होगा, वो सारा का सारा उस मेंबर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र के हितों की बात होती है, लोगों के हितों की बात होती है, वो लोग वहां पे उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में जाना जाता है, यानी कि जितनी भी राजनीतिक पावर्स होती हैं सारी की सारी इस प्रतिनिधित्व को मिल जाती हैं। जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व होता है राज्य और जनता के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम होता है। यानी कि राज्य का अर्थ है एक सरकार है, ठीक है, और जनता है पब्लिक। तो इन दोनों के बीच में एक जो कड़ी है जोड़ने वाली, वो होती है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। यहाँ से जो भी हम, जिस मेंबर को भी हम इलेक्ट करते हैं अपनी समस्याओं को हल करने के लिए, अपनी समस्याएं, क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको दूर करने के लिए, तो वो होता है प्रतिनिधित्व। और एक सरकार के बीच में और एक जनता के बीच में इन दोनों को जोड़ने की जो कड़ी होती है वो प्रतिनिधित्व के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं महिला प्रतिनिधित्व की। तो महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व इतिहास में एक स्थापित तथ्य है। हमें पता है कि इतिहास में किस तरह से महिलाओं को ये जो जितना भी पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस था, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव था, उसमें हमने हिस्सेदारी नहीं दी है। ठीक है, तो ये एक तथ्य है, एक इतिहास का तथ्य है कि हमने जो यहाँ पे महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम है। यह स्थिति बढ़ते महिला आंदोलनों के साथ में परिवर्तित हुई है। ठीक है, बढ़ते जिस तरह से महिलाओं के आंदोलन बढ़े थे, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, तो उस तरह से इसमें हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं। महिलाओं ने सभी प्रकार के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई है। जो भी अन्याय उनके खिलाफ होता था, जो भी डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट होता था, उसके अगेंस्ट इन्होंने अपनी अवेयरनेस को, अपनी जो उनकी वॉइस थी उसको रेज किया है। महिलाओं ने अपनी मांगों को उठाया और लैंगिक अन्याय के विरुद्ध जागरूकता फैलाई है। यानी कि महिलाओं को उनकी जो मांगे होती थी उनको नहीं दिया जाता था। ठीक है, उनके साथ अन्याय किया जाता था, उनके साथ लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो इन सब के विरुद्ध में जो जागरूकता फैलाने का काम है वो महिला आंदोलनों के द्वारा पूरा हुआ था। महिलाएं जो हैं दुनिया की आधी आबादी का गठन करती हैं, 50% मेल, 50% फीमेल। तो यहाँ पे जो महिलाओं की आबादी है वो आधी आबादी है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सांसदों की सदस्यता में उनकी भागीदारी 1/4 से भी कम है। ठीक है, अब अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है, महिला प्रतिनिधि कितने हैं वहां पे, तो 1/4 से भी कम है, यानी कि 25% से भी कम है। और आबादी कितनी है, 50%। ठीक है, तो नारीवादियों ने हमेशा ये तर्क दिया है कि महिलाओं को मुख्य धारा की राजनीति ने हमेशा अलग किया है। यानी कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसने महिलाओं को हमेशा ही राजनीति से अलग रखा है। ठीक है, उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता था। ठीक है, उनके खिलाफ ऐसे
काम किए जाते थे, उनको डिस्क्रिमिनेशन दिया जाता था, उनको अच्छी से अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो ये तर्क दिया जाता है, ये लॉजिक दिया जाता है जो फेमिनिस्ट होती है उनके द्वारा। अब ये ठीक है, अब इतना तक समझ आया। अब हमें बात करनी है जो महिलाओं की जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव में उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक फैक्टर आता है, राजनीतिक कारक आता है, पॉलिटिकल फैक्टर। अब यहाँ पे क्या होता है कि महिलाओं उस देश का, उस राज्य का जो संवैधानिक ढांचा होता है उसमें महिलाओं को ऐसे अधिकार नहीं दिए जाते जहां पे वो अपना विकास कर सकें, उनके ऐसे अवसर नहीं दिए जाते जिससे कि वो अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व स्थापित कर सकें। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं, जो अरब कंट्रीज है वहां पे महिलाओं को इतने अधिकार नहीं प्राप्त हैं कि वो अपनी मन मर्जी से काम कर सके, अपनी मन मर्जी से जो भी कपड़े वगैरह पहनने का काम होता है, बाहर जा घूमने का काम होता है वो कर सकें। ठीक है, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए उनको अधिकार नहीं दिया जाता। ठीक है, सामाजिक आर्थिक कारक भी होते हैं, सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस, महिलाओं की जो स्थिति होती है, गरीबी स्थिति बहुत कमजोर होती है, तो वो भी एक फैक्टर होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कुछ कारक होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी रीति रिवाज होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, कुछ ऐसी अवधारणाएं बनी होती हैं कि महिलाओं को ये काम नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ घर में काम करना चाहिए, इस तरह की। ठीक है, जो दल होते हैं, यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं, महिलाओं को टिकट देने से कतराते हैं कि ये तो महिला है, इनको कौन वोट देगा, इस तरह से महिलाओं पर कई प्रकार के प्रतिबंध और उनके ऊपर कई तरह की सीमाएं होती हैं, उनके ऊपर लिमिटेशंस लगाई जाती हैं, कुछ ऐसे काम करने को उनको बैन कर दिया जाता है, कर नहीं सकती हैं वो। महिलाओं की पहचान जो होती है पति या पिता के रूप में देखी जाती है, शादी से पहले पिता के रूप में और शादी के बाद में पति के नाम के साथ में उनको उनके नाम को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जो महिलाओं की अपनी खुद की जो पहचान होती है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अरब कंट्रीज का, तो वहाँ पे महिलाओं को बाहर जाने की जो अनुमति होती है वो अपने घर वालों से लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से अब फिर ऐसे में अगर हम इंडिया में भी देखते हैं तो महिलाओं को बाहर जाने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है अपने घर वालों से। तो ऐसे में कहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि महिला जो है वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो उनकी जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व होता है महिलाओं का उसको प्रभावित करते हैं। और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं भारत में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति की व्याख्या कीजिए। इन स्थिति को सुधारने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, ठीक है, और कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं। तो WEF की ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2020 में भारत की जो रैंकिंग है वो 18वें स्थान पर है, यानी कि 2020 की जो रिपोर्ट है भारत की रैंकिंग उसमें 18वें स्थान पर है। यह अन्य सूचियों की तुलना में अपनी रैंकिंग से काफी अच्छा है। ठीक है, और ये जो रैंकिंग है वो अगर हम और लिस्ट को देखते हैं और इंडेक्स को चेक करते हैं तो उससे बहुत अच्छा है। अब इसमें क्या होता है कि इस रिपोर्ट में ना केवल मंत्री पद, ठीक है, राज्यों के प्रमुखों के शीर्ष पदों को ध्यान में रखा जाता है कि महिलाओं कौन कितनी कितनी महिलाएं मंत्री पद पर हैं, ठीक है, कौन कौन राज्य के प्रमुख पर उस पे स्थापित है, इन सभी को ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें पिछले 50 वर्ष के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि लास्ट 50 ईयर्स के जितने भी डेटा होता है उसको चेक किया जाता है कि कौन सी महिलाएं मंत्री पद पर हैं, मिनिस्ट्रियल पोस्ट पर हैं, कौन जो हेड होती हैं किसी स्टेट की, किसी कंट्री की, उसके पोस्ट पर हैं। ठीक है, तो लास्ट 50 ईयर का यहाँ पे पूरा का पूरा जो डाटा होता है उसका स्टडी किया जाता है। उसके बाद महिलाओं में भारत में महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के लंबे कार्यकाल के कारण भारत का रैंक यहाँ पे अच्छा है। ठीक है, जो इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल है वो बहुत लंबा है, इसी वजह से पिछले 50 साल में इंदिरा गांधी के कारण ये जो रैंकिंग है वो काफी अच्छी आई है यहाँ पे। वर्तमान में भारत में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी, वो जो कि पश्चिम बंगाल से आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में महिला प्रतिनिधियों की जो संख्या थी उसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, केवल 14% महिलाएं संसद सदस्य हैं। ठीक है, और जो राज्य विधानसभाओं में ये जो आंकड़ा है वो 9% से भी कम है। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना कम यहाँ पे महिलाओं को इस ऐसे अवसर दिए जाते हैं, ऐसी उनके खिलाफ अवधारणाएं बनाई जाती हैं जो उनको राजनीति में आने से रोकती हैं। अब इन स्थिति को किस तरह से सुधारा जा सकता है, उसके क्या क्या प्रयास किए गए हैं, कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, तो महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए 1952 में
92 में 73वें संविधान संशोधन में स्थानीय सरकार में महिलाओं के लिए सीट आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया था। यानी कि जो पंचायती राज सिस्टम था, जो 73वां संविधान संशोधन आया था ग्राम सभा ग्राम पंचायत वाला, तो उसमें जो स्थानीय सरकार है उसमें महिलाओं के लिए सीट रिजर्वेशन की बात करी गई थी। राजनीतिक दलों द्वारा महिला प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, हर पॉलिटिकल पार्टी का ये दायित्व होता है कि उसको ये सुनिश्चित करा जाना चाहिए कि महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व है उनको अच्छी तरह से टिकट दिया जाए, ठीक है, उनको ऐसे ऐसे अवसर दिए जा सकें जिससे कि वो अपना खुद का उनका जो राजनीतिक विकास होता है वो कर सकें। शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाए, महिलाओं को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाए, उनको पॉलिटिकल जो उनकी एजुकेशन होती है उसको दिया जाए, जिस तरह से जो अपना अपने आप का पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है वो कर सकें उस चीज़ को। भारत का जो संविधान है वो महिला एवं पुरुष को समान अधिकार समान वो देता है, ठीक है, हर तरह की जो समान अवसर होते हैं उनको प्रदान करता है। स्थानीय महिला नेताओं की भागीदारी को प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है। अब ये काम हम कर सकते हैं कि जो भी लोकल लेवल पे जो भी महिला नेता हैं, जो भी वुमेन लीडर है, हम वो अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव में पार्टिसिपेट कर रही है तो हम एनहेंस कर सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसको प्रोत्साहन दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी अदर और वुमेन है वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगी इन पॉलिटिकल में आने के लिए। फिर जो महिला मतदाता है उनकी संख्या में वृद्धि हमें देखने को मिली है पिछले बहुत पुराने टाइम से, ठीक है। फिर महिलाओं के खिलाफ में कुछ ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक जो बाधाएं होती हैं उनको दूर करा जाना चाहिए। कुछ ऐसी अवधारणाएं होती हैं, कुछ ऐसे धर्म के जो कानून होते हैं, समाज में ऐसी गलत अवधारणाएं होती हैं, महिलाओं को ये काम नहीं करना चाहिए, उनको घर में काम करना चाहिए। तो ये जो पुरानी बाधाएं होती हैं, अवधारणाएं होती हैं, उनको दूर करा जाना चाहिए, उनको खत्म किया जाना चाहिए। कार्य जीवन संतुलन के लिए इनको सहायता देनी चाहिए। महिलाओं का जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है उसको हमें हेल्प करनी चाहिए उसमें, जिससे कि वो अपने घर का भी काम देख सके और उनका जो भी कार्य होता है, जीवन होता है, उसको अच्छे से संतुलित कर सकें, ठीक है। तो ये काम है, कुछ हम कर सकते हैं, कुछ सरकार कर सकती है और कुछ हम एज अ सिटीजन कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में कुछ परिवर्तन लेके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही है, और अगर आपको डाउट है कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।